एपिसोड 5। महेश जी जानते थे कि उनके बच्चे जोश में आकर कभी ना कभी तो ये गलती जरूर करेंगे जब वह अपने बॉडीगार्ड्स को खुद से दूर कर देंगे। महेश जी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों की एक गलती उनकी जिंदगी भर भारी पड़ जाए, इसलिए उन्होंने चार्ली को उनके लिए हर वक्त तैनात रहने के ऑर्डर किए थे और इसके साथ ही चार्ली को इस बात की भी पूरी इजाजत थी कि उसे जो भी चीज सही लगे उन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए वह कर सकता है। चार्ली यह बात अच्छे से जान चुका था कि वो लोग अब अच्छे से घिर चुके हैं। इस वक्त अगर उसे कृष्णा और खुद को बचाना है तो उसे अपने लोगों के उन तक पहुंचने तक कैसे भी करके कृष्णा को सही सलामत आगे तक लेकर जाना होगा। चार्ली ने गाड़ी की फुल स्पीड कर दी थी और गाड़ी को हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा, लेकिन जो गाड़ियां उनकी की गाड़ी का पीछा कर रही थी उन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ा रखी थी और वो लोग भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लग गए। चार्ली अपनी ओर से कृष्णा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसे भी नहीं पता था कि आज वो कब तक कृष्णा को सुरक्षित रख पाएगा। चार्ली ने अपनी गाड़ी को फुल रेस दे रखी थी। इस वक्त उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो भी कोई अनाड़ी नहीं लग रहे थे। उन लोगों ने भी गाड़ी का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। दोनों तरफ से बराबर की टक्कर चल रही थी। चार्ली ने अगर अपनी गाड़ी की थोड़ी भी स्पीड कम की होती तो पीछे से आ रही गाड़ियां उससे टकरा जाती और अगर उन लोगों ने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी होती तो भी एक्सीडेंट होना तय था। शाम के वक्त में उस सड़क पर वैसे भी इतनी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियां तो थी जिनकी वजह से पीछा कर रहे लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो चार्ली को उन लोगों से आगे निकल में लीड मिल रही थी। लेकिन आगे का रास्ता देखते हुए चार्ली समझ चुका था कि अब वो लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां उन्हें ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और उस वक्त उन लोगों से एस्केप करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी गाड़ी की रेस और ज्यादा बढ़ा दी थी। जब चार्ली को लगा कि वो इससे ज्यादा रेस गाड़ी को नहीं दे सकता, क्योंकि इससे ज्यादा रेस अगर उसने दी तो हो सकता है कि गाड़ी के टायर में स्पार्क हो और हो सकता है गाड़ी में स्पार्क की वजह से ब्लास्ट हो जाए, इसलिए चार्ली ने इस स्पीड पर गाड़ी को दौड़ाए जा रहा था। पीछा कर रही गाड़ियों की भी यही हालत थी। उनके टायर से भी लगातार स्पार्क होते जा रहा था, इसलिए उन्होंने भी अपनी स्पीड थोड़ी कम करी, लेकिन वो अभी भी लगातार उनका पीछा किए जा रहे थे। कृष्णा भी इस वक्त जान चुकी थी कि उसकी जान आज खतरे में बिना बॉडीगार्ड के निकल उसने खुद काफी बड़ी गलती कर दी है। ये चीज अब कृष्णा को भी रियलाइज हो चुकी थी। कृष्णा मन ही मन बस प्रे कर रही थी वह कैसे भी करके इन लोगों से आज बच जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वह लोग उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आज कोई छोड़ने की फिराक होंगे। चार्ली ने इमरजेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके लोग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचे थे और अब धीरे धीरे उनका पीछा कर रही गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। चार्ली के लिए हर पल के साथ मुसीबत बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अब उसका कृष्णा को सेफ रखना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था और उसके लोग अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए थे। उनकी डिस्टेंस अभी भी चार्ली से काफी ज्यादा थी। चार्ली की सांसें भी अटकती जा रही थी। उसने भी अपनी पूरी जान लगा रखी थी उन लोगों से कृष्णा और खुद को सेफ रखने की, लेकिन अब उसके भी हाथ पांव फूलने लग गए थे। कृष्णा की सांसें भी अब अटकने लगी थी। उसकी फैमिली उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। कृष्णा को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो बस एक ही विश भगवान से मांगे जा रही थी कि उसे अपने आखिरी वक्त में बस एक आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलना। तभी अचानक से एक साइड से उस गाड़ी ने आकर चार्ली की गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। टक्कर लगने की वजह से चार्ली की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा, लेकिन कैसे भी करके चार्ली ने अपनी गाड़ी को वापस से मेन रोड पर ले आया। चार्ली ने मुश्किल से गाड़ी का बैलेंस वापस बनाया था कि अब दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। चार्ली कैसे भी करके उन दोनों गाड़ी से बचता बचाता खुद का बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दोनों गाड़ियां बार बार उसे टक्कर मारे जा रही थी और अब तक तो उनकी गाड़ी में काफी ज्यादा डैमेज भी हो चुका था। चार्ली ने उन दोनों गाड़ियों से बचते बचाते हैं जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उसे अपने साइड से दो और गाड़ियां आते हुई दिखाई थी।
उन गाड़ियों को देखकर तो चार्ली अपने भगवान को याद करने लग गया था, क्योंकि वह जानता था कि इन गाड़ियों से अगर उसकी गाड़ी की सीधी टक्कर हुई तो उसके बाद उसका और इस गाड़ी का बच पाना नामुमकिन है। कृष्णा ने भी अपने साइड से आ रही दोनों गाड़ियों को देख लिया था। वह जानती थी कि अब उनकी टक्कर होना तो तय था, अब उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कृष्णा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो जानती थी अब उसका बच पाना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह आखिरी पल में बस अपनी फैमिली को याद कर लेना चाहती थी। अचानक से कृष्णा की गाड़ी के पास जोर से धमाका हुआ और उसी के साथ कृष्णा की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे उसी की कार का एक्सीडेंट हो गया है और अब ये धमाका इसी चीज का है। कृष्णा की डर के मारे आंखें तक नहीं खुल रही थी। डर तो काफी हद तक चार्ली भी गया था। चार्ली को इस बात का डर नहीं था कि उसे कुछ हो जाएगा, उसे डर था कि वह अपने बॉस को दिया वादा पूरा नहीं कर पाएगा। अपने साथ साथ उसे कृष्णा की भी जान गंवानी पड़ेगी। कृष्णा ने जरूर अपने बॉडीगार्ड को वापस भेज दिया था, लेकिन चार्ली ने उन्हें कुछ डिस्टेंस पर रहकर उनके पीछे आने का ऑर्डर दिया था और वो लोग पीछे आ रहे थे, यह बात चार्ली जानता था। फिर वो अब तक उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा था, चार्ली को समझ नहीं आया था। चार्ली ने धमाका हुए काफी वक्त बाद भी उसकी गाड़ी अभी भी चल रही थी, लेकिन जब धमाका होने के बाद भी चार्ली ने पाया कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है, तो उसने अपने साइड में देखा तो उसकी गाड़ी थोड़ी आगे निकल आई थी। जहां कुछ वक्त पहले उनका एक्सीडेंट होने वाला था, वहां अभी वो दोनों गाड़ियां धू धू करके जल रही थी। अभी जो दोनों गाड़ियां उसे टक्कर मारने के लिए आ रही थी, वह दोनों गाड़ियां अब सड़क के किनारे पर पड़ी आग में जल रही थी। चार्ली को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। चार्ली ने रियर व्यू में जब गाड़ियों को जलते हुए देख रहा था तो उसने अपनी कार को ब्रेक लगा दिया। इस वक्त उसे किसी दूसरी गाड़ी ने बहुत ही तेज स्पीड से क्रॉस किया। उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी की आंखें खुद में खुद बंद हो गई। चार्ली ने इस सदमे में से खुद को बाहर निकालकर जब उसे क्रॉस करके गई हुई गाड़ी की तरफ देखा तो उसने पाया कि यह गाड़ी किसी और की नहीं, माइकल की है। लेकिन माइकल तो अपनी गाड़ी से बाहर फायरिंग कर रहा था, तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था, ये बात चार्ली को समझ नहीं आई। चार्ली यह बात अच्छे से जानता था कि माइकल कार रेसिंग में माहिर है, उसकी स्पीड ही उसकी पहचान है। गाड़ियों के साथ स्पीड में खेलना तो उसका शौक था, लेकिन आज वह गाड़ी की स्पीड के साथ नहीं खेल रहा था, बल्कि बंदूक की गोलियों के साथ खेल रहा था। चार्ली के हाथ में गन देखकर चार्ली यह तो बात समझ गया था, इन दोनों गाड़ियों के टायर को चार्ली ने ही शूट किया था। उसकी वजह से वह अपना बैलेंस नहीं बना पाई और पलट गई और उसी के साथ में धमाका हो गया। जो दो गाड़ियां पहले ही चार्ली की गाड़ी को टक्कर मार रही थी, उसका बैलेंस बिगाड़ रही थी। अब उन दोनों गाड़ियों के लिए खुद का बैलेंस बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सामने से माइकल उन पर फायरिंग कर रहा था और उनके पीछे से आ रही दूसरी कार उनके पीछे से उन्हें फायरिंग कर रहे थे। जब वो लोग दोनों तरफ से घिर चुके थे तो अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सड़क के बीच से जा रहे हैं, हाईवे पर थे जिसके बीच में से कोई भी सड़क नहीं फट रही थी। अगले ही कुछ पलों में वह दोनों गाड़ियां अपना बैलेंस खो बैठी और साइड में लगे पेड़ों से जा टकराई। इतने हाई स्पीड में पेड़ों से टकराने की वजह से वह गाड़ियों में टक्कर के साथ ही ब्लास्ट हुआ और उसी के साथ उनमें भी आग लग गई और वह धू धू करके जलने लगी। जो गाड़ियां कृष्णा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी कार को डैमेज करने में लगी हुई थी, अब उनका हाल ये था कि वह खुद आग की चपेट में जल रहे थे और उन्हें बचाने वाला वहां कोई भी नहीं था। उन गाड़ियों में हुए ब्लास्ट के साथ ही वह लोग अपनी जान गंवा चुके थे जो कृष्णा का पीछा कर रहे थे। अब चार्ली के बाकी लोग जो काफी देर से उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अब उन तक पहुंच गए थे। बाकी जो गाड़ियां बाद में आकर उनका पीछा करने लगी थी, उन्हें भी अब चार्ली के लोगों ने अब कवर कर लिया था। लेकिन अगले ही पल माइकल की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लग गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी को चलाने वाला इंसान अपना बैलेंस खो चुका था और अब किसी भी वक्त वह गाड़ी पलट सकती थी या फिर कहीं जाकर टकरा सकती थी। चार्ली ने जब माइकल की गाड़ी का बैलेंस भी करते देखा तो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आया, लेकिन अब तक वह काफी आगे आ चुका था, इसलिए उसने नयू टर्न लेकर वापस मोड़ ली
और माइकल गाड़ी की तरफ अपनी कार को घुमाया और उसकी तरफ जाने लगा। अब तक कृष्णा अभी अपने होश में आ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि वो बच चुकी है, लेकिन वो बचे कैसे यह बात तो अभी वो भी नहीं जान पाई थी। चार्ली को यू टर्न लेते ही कृष्णा ने उससे पूछा कि वो यू टर्न क्यों ले रहा है और वो लोग वापस उन लोगों को भी तरफ क्यों जा रहे हैं जहां से वो अभी अभी निकल कर आया है। कृष्णा के सवाल सुनकर चार्ली ने घबराते हुए कहा, मैमे मुझे लगता है कि माइकल के ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया है और किसी भी वक्त उसकी गाड़ी पलट सकती, हमें उसे बचाने के लिए वापस जाना ही होगा। कृष्णा ने जैसे ही सुना कि माइकल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कृष्णा ये बात अच्छे से जानती थी कि माइकल किसी और के लिए नहीं सुहानी के लिए काम करता है। अगर माइकल आज यहाँ उसे बचाने के लिए आया है तो इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि उस गाड़ी में सुहानी भी हो, या ये भी हो सकता था कि माइकल को सुहानी ने भेजा और वो खुद नहीं आई हो। लेकिन कृष्णा ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर सुहानी ने माइकल को यहाँ भेजा है तो मतलब उसे पता लग गया था, होने वाले अटैक के बारे में पहले से पता था। और अगर ऐसा हुआ है कि सुहानी को कृष्णा पर होने वाले अटैक के बारे में पता चल गया था तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सुहानी वहां पर उसे बचाने ना आए। सुहानी का ख्याल आते ही कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि जैसे वह अगले ही पल अपनी बहन को खो देगी। ये ख्याल आते ही कृष्ण ने कहा, चार्ली जितनी जल्दी हो सके माइकल की गाड़ी के पास पहुंचा। कृष्णा एक सदमे से बाहर निकली नहीं थी कि अब एक नया डर उसके सामने खड़ा था। कृष्णा का सुहानी के बारे में सोचकर ही गला सूख रहा था। उसे डर सताया जा रहा था उस घटना का जो अब किसी भी वक्त घट सकती थी, और इस वक्त कृष्णा सुहानी की फिक्र करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। चार्ली भी अभी अपनी पूरी स्पीड के साथ माइकल की गाड़ी की तरह बढ़ रहा था, लेकिन यू टर्न लेने से पहले वह काफी आगे निकल गया था, इसलिए उसे वापस माइकल की गाड़ी तक पहुंचने में वक्त लग रहा था। और अभी माइकल की गाड़ी भी तो 200 से ज्यादा की स्पीड में आगे सड़क की तरफ बढ़ जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गाड़ी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो रखी हो और किसी भी वक्त पलट सकती है। जो दूसरी गाड़ी उन गाड़ियों के पीछे से आई थी, उन्हें ओवरटेक करने के लिए उसने भी जब देखा कि माइकल की गाड़ी इस तरह से डिसबैलेंस होकर आगे की तरफ बढ़ रही है तो वह भी उनके पीछे जाने लगा। लेकिन अभी तक इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि अचानक से माइकल को क्या हुआ, उसकी गाड़ी इतने डिसबैलेंस कैसे हो गई। सभी माइकल की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। बीतते हर सेकंड के साथ उनका डर बढ़ता ही जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। सुहानी का ख्याल आते ही कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि जैसे वह अगले ही पल अपनी बहन को खो देगी। ये ख्याल आते ही कृष्ण ने कहा, चार्ली जितनी जल्दी हो सके माइकल की गाड़ी के पास पहुंचा। कृष्णा एक सदमे से बाहर निकली नहीं थी कि अब एक नया डर उसके सामने खड़ा था। कृष्णा का सुहानी के बारे में सोचकर ही गला सूख रहा था। उसे डर सताया जा रहा था उस घटना का जो अब किसी भी वक्त घट सकती थी, और इस वक्त कृष्णा सुहानी की फिक्र करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अचानक से माइकल की गाड़ी जाकर रुक गई। माइकल की गाड़ी जहां पर रुकी थी उसे थोड़ी ही दूर आगे एक बड़ा सा पेड़ था। अगर इस वक्त वह गाड़ी नहीं रुकी होती तो वह पक्का जाकर उस पेड़ से टकरा गई होती। पीछे से आ रही दोनों गाड़ियों में मौजूद लोगों ने जब देखा कि माइकल की गाड़ी अब रुक चुकी है तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ियों से बाहर निकल आए। एक गाड़ी से चार्ली और कृष्णा बाहर निकले थे तो दूसरी गाड़ी से कृष बाहर आया था। कृष्णा को अपनी आंखों के सामने से सलामत देखकर कृष की जान में जान आई, लेकिन अब उसे माइकल की फिक्र होने लगी थी, और साथ ही माइकल के साथ मौजूद इंसान की। कृष और कृष्णा दोनों का दिल बार बार यही कह रहा था कि कहीं साथ में गाड़ी चलाने वाला इंसान सुहानी ना हो, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे कि अगर बात कृष्णा की थी तो सुहानी पीछे रहने वालों में नहीं थी। वो उसे बचाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश जरूर करती, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर माइकल की गाड़ी में जो उसके साथ में ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ कोई और सुहानी ही है। यही सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। वो जल्दी से दौड़कर माइकल की गाड़ी के पास पहुंचे, तब तक माइकल भी अपनी तरफ से गेट खोलकर बाहर आ चुका था।
माइकल अपनी ओर से दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसने जाकर ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला। तब तक बाकी सब भी वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जब ड्राइवर सीट पर बैठे इंसान की तरफ देखा तो अंदर सुहानी थर-थर कांप रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आंखों में दहशत नजर आ रही थी। सुहानी को इस हाल में देखकर क्रिश और कृष्णा दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे। क्रिश ने सभी को वहां से हटाते हुए सुहानी को कार से बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस वक्त सुहानी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये देख चार्ली ने जल्दी से गाड़ी के पीछे से पानी की बोतल निकाली और क्रिश को थमा दी। क्रिश ने वह पानी की बोतल लेकर पानी के छींटे चेहरे पर मारे, लेकिन सुहानी पर का उस पानी से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उल्टा सुहानी जल्द ही बेहोश हो गई। सुहानी को बेहोश देख क्रिश ने जल्दी से उसे उठाया और अपनी कार की तरफ लेकर चला गया। सुहानी को अपनी कार की बैक सीट पर सुलाकर क्रिश जैसे ही दरवाजा खोलने लगा तो उसे सामने ही खड़े माइकल और चार्ली दिखाई दे गए। क्रिश के पास इस वक्त बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि वह ये जान पाए कि यह सब कैसे हुआ। क्रिश ने उन दोनों से कहा कि वह यहाँ पर जिन भी लोगों को उन्होंने अभी कैच किया है को ले जाकर उन्हें टॉर्चर करें और इन सब के पीछे की वजह प्राप्त करें। उन दोनों को ऑर्डर देने के बाद क्रिश ने कृष्णा को अपने साथ चलने को कहा और वह दोनों वहां से निकल गए। सबको वहां से जाते हुए देखकर माइकल ने चार्ली को जाने के लिए कहा कि वो यहाँ के सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। चार्ली को इस वक्त उनके पीछे जाना चाहिए। उन सभी को अकेले जाने देने का मतलब था कि एक बार फिर से उनको खतरे के मुंह में अकेले भेजना। चार्ली यह बात अच्छे से जानता था, इसका अभी थोड़ी देर पहले उसने एक नजरा अपनी आंखों से देखा था। चार्ली ने माइकल के पीछे गन निकाली और कुछ बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर क्रिश की कार के पीछे ही निकल गया। माइकल ने पीछे बचे हुए बॉडीगार्ड के साथ मिलकर उन पकड़े गए सभी लोगों को अपने साथ लेकर अपने अड्डे पर पहुंचने के लिए निकल गया। चार्ली कृष्णा को बचाते बचाते हैं कैम्ब्रिज के जंगलों में ले आया था, इसलिए क्रिश को अब जहां वो लोग खड़े थे वहां से लंदन वापस जाने की जगह कैम्ब्रिज जाना ज्यादा सही लगा, क्योंकि लंदन जाकर सुहानी का ट्रीटमेंट के लिए उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं था। क्योंकि जब उसने मैप में नियरेस्ट हॉस्पिटल देखा तो वहां पर कैम्ब्रिज का एक प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाई दे रहा था। कृष्ण वहीं की लोकेशन अपने जीपीएस में डाले आई और वहां के लिए निकल गया। क्रिश सुहानी को लेकर वहां के एक नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा। क्रिश ने वहां पर सुहानी को एडमिट करवाया और डॉक्टर को उसकी सिचुएशन हैंडल करने को। वहां के डॉक्टर ने जब सुहानी की कंडीशन चेक की तो उन्होंने उसे जल्दी एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने सुहानी को जिस वार्ड में लेकर गए थे, क्रिश भी सुहानी के वार्ड के बाहर काफी देर तक ऐसे ही चक्कर काटते रहे। थोड़ा वक्त निकालने के बाद डॉक्टर सुहानी के वार्ड से बाहर निकले और उन्होंने कहा, देखिए मिस्टर, आपके साथ जो पेशेंट है उन्हें किसी चीज का सदमा लगा है, उसकी वजह से वह बेहोश हुई हैं। हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि थोड़े वक्त उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको उन्हें काउंसलिंग के लिए लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आप जिस पेशेंट को लेकर आए हैं वो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सदमे में है। आपको उन्हें जल्दी किसी काउंसलर को काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया में लगा देना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर के क्रिश को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर से किस सदमे की बात कर रहा है। ये सच था कि वो सुहानी की पिछले जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 3 साल से सुहानी उनके साथ रह रही थी और इन 3 सालों में सुहानी की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। अब वो एक डरी हुई सी, भोली सीधी सुहानी नहीं थी, बल्कि मैं अब एक कॉन्फिडेंट नीडर डॉक्टर सुहानी थी। क्रिश को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने सुहानी को काउंसलिंग के लिए ले जाने के लिए क्यों कहा है। सुहानी तो खुद डॉक्टर है, तो फिर उसे काउंसलिंग की जरूरत कैसे है। क्रिश को लगा शायद डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए क्रिश डॉक्टर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, डॉक्टर आपसे कोई बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरी बहन खुद एक डॉक्टर है, तो फिर उसे काउंसलिंग की जरूरत कैसे हो सकती है। वो अपना ध्यान बेहतर तरीके से रखना जानती है, उसे कोई भी मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है।
डॉक्टर ने क्रिस को समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर, आप जो कह रहे हैं मैं उसे बात से एग्री करता हूँ। एक डॉक्टर से बेहतर खुद का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ डॉक्टर को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। आपकी सिस्टर ने आप अभी इस वक्त लेकर आए हैं, उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी, तो फिर उनकी कंडीशन इतनी सीरियस कैसे हो सकती है, ये बात आपको समझनी होगी। एक नॉर्मल इंसान जिसे ना कोई बीमारी है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही चोट लगी है, और अचानक से बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है, क्या आपको ये सब नॉर्मल लगता है? लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन डॉक्टर है और उन्हें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी आपके यहाँ के बेस्ट साइकोलॉजी से मिलवा देता हूँ। आपने अपनी बहन की कंडीशन एक्सप्लेन कीजिए, वह आपको डिटेल में अच्छे से समझा पाएंगे। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी बहन के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। अपनी बात कहने के बाद वो डॉक्टर वहां से जाने लगा। डॉक्टर ने वहां से जाने से पहले वहां पर मौजूद एक नर्स कहा कि वो क्रिश और कृष्णा को वहां के साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर चले जाएं। क्रिश इस वक्त अपनी बहन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कृष्णा को वही सुहानी के वार्ड के बाहर रुकने का बोलकर खुद साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए चला गया। क्रिश चाहता था कि साइकोलॉजिस्ट इस बात के लिए डिनाइड कर देगी उसकी बहन को कोई भी मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन ये बात तो खुद भी उसके लिए शॉकिंग थी कि बिना कोई चोट आए, बिना किसी एक्सीडेंट के सुहानी की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। हाँ, उन पर अटैक हुआ था और वहां पर अच्छी खासी लड़ाई भी हुई, लेकिन फायरिंग हुई तक तो सब कुछ ठीक था और सुहानी तो खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सुहानाएं अचानक से इतनी घबरा गई, वह पूरी उसके साथ अपने लग गई और वह पसीना पसीना हो गई। और कृष्णा ने जब जो होश में लाने की कोशिश की तो वह बेहोशी हो गई और अब तक सुहानी का होश नहीं आया था। यही बातें क्रिश को परेशान कर रही थी। क्रिस उस नर्स साथ वहां के साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए चला गया। उस नर्स ने क्रिश को वहां के साइकोलॉजिस्ट के केबिन के बाद ले जाकर छोड़ दिया और क्रिश को अंदर जाने का इशारा करके वो वहां से चली गई। क्रिश के अंदर जाने से पहले बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। प्लीज यही सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं वो साइकोलॉजिस्ट उसे कोई ऐसी बात ना बोल दे जिसे वो हैंडल ही ना कर पाए। सुहानी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से इतनी आगे बढ़ पाई है। यहाँ आने के बाद न सिर्फ उसने अपनी पिछली जिंदगी से मूव ऑन किया है, बल्कि उसने खुद की एक अलग आइडेंटिटी भी बनाई है। अपने अचीवमेंट उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं। वह खुद एक फेमस डॉक्टर है। उसके बाद सुहानी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्रिश खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बहन खुद एक अच्छी डॉक्टर है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्रिश खुद को समझने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दिल तो उसका भी अभी भी डर रहा था कि कहीं सुहानी को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना निकल आए जिससे सुहानी के आने वाले जिंदगी पर बुरा असर पड़े। काफी देर तक खुद को समझाने के बाद क्रिश ने हिम्मत की और डॉक्टर के मिलने चला गया। कृष्णा जब डोर लॉक किया तो अंदर से एक दूसरी नर्स निकालकर बाहर आई और उसने जब क्रिश को दरवाजे के बाहर देखा तो उसने कैसे पूछा कि उसके डॉक्टर से क्या काम है। क्रिश ने उसे नर्स से कहा कि उसकी बहन यहाँ पर एडमिट है और उसी के लिए से सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर से मिलना है, जिसको देखकर पहले तो नर्स इसलिए पूछना चाहती थी कि क्या क्रिश के पास डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी सिस्टर यहाँ एडमिट है और उसे किसी डॉक्टर ने यहाँ आने के लिए कहा है तो उसमें फिर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और क्रिश से कहा कि वो थोड़ी देर बाहर इंतजार करें क्योंकि डॉक्टर अभी किसी और पेशेंट के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। क्रिश को यह करने के बाद बोलना खुद बाहर आकर खड़ी हो गई। क्रिश ने खुद को दिमाग शांत रखने के लिए उसे नर्स से बातें करने लग गया। क्रिश राली किसी भी अननोन पसंद से बातें नहीं करता था, लेकिन आज उसे खुद को शांत रखने के लिए किसी से बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसने से क्या बात करे, वो तो उसे जानता भी नहीं है। फाइनली क्रिश ने कोई आइडिया लगाकर नर्स का एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है वो कैसे हैं?
क्रिश का सवाल सुनकर पहले तो वह नर्स किसको अजीब नजरों से देखने लगी। इसके बाद उसे नर्स ने क्रिश को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि क्रिश यहाँ पर नया है और उसे अपनी बहन को लेकर नर्वस हो रखा है, इसलिए शायद वह जानना चाहता है कि जिस साइकोलॉजिस्ट के पास वह है सेकंड ओपिनियन के लिए आया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। नर्स की प्रोफेशन में होने के नाते हुए जानती थी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना ट्रीटमेंट लेने से पहले एक काउंसलिंग करवाने से पहले डॉक्टर के क्वालिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी समझते हैं। उसे नर्स ने बड़ी पोलाइटली किसे कहा, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे जो यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पोजीशन पर जो डॉक्टर हैं मुखिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में से एक हैं, और आपको तो घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, वह भी आपकी तरह ही एक इंडियन है। ऑन स्क्विच के लिए और उसकी शक्ल देखकर ही पहचान गई थी कि प्लीज एक इंडियन है, इसलिए क्रिश के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करने के लिए उसने उसे डॉक्टर से कनेक्ट करते हुए कहा कि डॉक्टर भी उसी की तरह एक इंडियन डॉक्टर है। मेडिकल के प्रोफेशन में होने के नाते वह नर्स ये बात अच्छे से जानती थी कि एक पेशेंट और लड़के तथा डॉक्टर के बीच में रिलेशंस को मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे टिप्स अपनाने पड़ते हैं जिससे पेशेंट और डॉक्टर के बीच ट्रस्ट बिल्डअप हो। इसलिए उस नर्स ने क्रिश है बात की थी कि इस डॉक्टर के पास हुआ अभी आए हैं, वह भी एक इंडियन डॉक्टर ही हैं और यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं। उसे नर्स से बात करने के बाद क्रिश की नर्वसनेस कुछ हद तक कम हो गई थी। क्रिश ये सोच रहा था कि वह कैसे डॉक्टर को सुहानी की कंडीशन समझाएगा, तभी अंदर से रिंग बजी और उसी के साथ दरवाजा खुलते ही एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बाहर आया जो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके बाद भी वह साइकोलॉजिस्ट के पास आया था। उस आदमी को बाहर निकलते हुए देखकर क्रिश ने तो अंदाजा लगा दिया था कि यह कोई खास पर्सनैलिटी है और दिखने में भी बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, और इसे देखकर कोई नहीं कह सकता किसी को कोई मेंटल डिस्टर्बेंस भी होगी। अगर पूरी तरह से ठीक दिखने के बाद भी वो पेशेंट उसे डॉक्टर के पास आया था तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो अपनी काउंसलिंग के लिए हैं। उस आदमी को देखने के बाद क्रिश ने कुछ हद तक इस बात का अंदाजा लगा दिया कि हो सकता है कि सुहानी भी बिल्कुल ठीक लगती हो, लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम हो और उसका आंसर की जरूरत है, सिर्फ उसे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। क्रिश अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे नर्स ने फिर से बाहर आकर फिर से काट के डॉक्टर फ्री हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। क्रिश जैसे अंदर गया उसके सामने एक इंडियन डॉक्टर बैठे हुए थे जिनके चेहरे की चमक देखकर ही लग रहा था कि वो एक वेल एजुकेटेड डर हैं, लेकिन यही बात उनके एक्सपीरियंस के लिए नहीं कही जा सकती थी क्योंकि वो एक काफी यंग एज डॉक्टर थे, इसलिए उनके एक्सपीरियंस के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल था। किसने अपने सामने वीडियो डॉक्टर से हेलो कहा और उसके बाद उनके सामने जाकर बैठ गया। इस इंडियन डॉक्टर ने भी क्रिश को में अच्छे से ग्रीट किया और उसके बाद गया। कृष्ण पहले तो थोड़ी सी पिक्चर थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर से थोड़ी नॉर्मल बात करने के बाद उसने सुहानी की वो सारी सिचुएशन डॉक्टर को बताई जो अभी थोड़े वक्त पहले सुहानी के साथ हुआ था। कृष्ण ने डॉक्टर को ये भी बता दिया कि सुहानी खुद एक डॉक्टर है और उसे अभी ही एक्सीलेंस के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से सुहानी को क्या हुआ है। सुहानी के डॉक्टर ने ही क्रिश को ये सजेस्ट किया था कि उसे एक बार साइकोलॉजी से कंसल्ट कर लेना चाहिए सुहानी के लिए, इसलिए वो डॉक्टर से मिल रहा है। क्रिश की पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे ओपिनियन दे पाते उससे पहले किसका फोन रिंग करने लग गया। कृष्ण ने उसे डॉक्टर को एक्सक्यूज बोलकर अपना कॉलर ट्यून किया तो कॉल कृष्ण के स्कूल वापस बुला रही थी क्योंकि सुहानी को होश आ गया था। क्रिश जल्दी आने का बोलकर कॉल कट किया और उसके बाद क्रिश ने उसे डॉक्टर से इंसिस्ट किया कि वो खुद सुहानी के बोर्ड में चलकर एक बार उसकी कंडीशन चेक कर ले। उस इंडियन डॉक्टर का नेचर काफी पोलाइट और जेन्युइन था, इसलिए उसने क्रिश को माना नहीं किया और वहीं से सुहानी के कंडीशन को चेक करने के लिए उसके साथ चला गया। क्रिश जब सुहानी के बोर्ड के बाद पहुंचा तो कृष्ण अभी भी बाहर ही खड़े हुए थे।
कृष्णा को बाहर देकर कृष से पूछा कि जब सोने को सो गया तो वह बाहर क्यों खड़ी है। तब कृष्णा ने उससे कहा, भाई एक्चुअल में जो अंदर नर्स दीदी को मॉनिटर कर रही है उसने कहा कि एंजल के बॉडी में कुछ मूवमेंट हुए हैं लेकिन अभी तक उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आया, इसलिए मैं अभी भी उनके होश मैंने कब बड़ी वेट कर रही हूँ। कृष्ण के मुंह से एंजल सुनने के बाद बस इंडियन डॉक्टर के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो इंडियन डॉक्टर उन दोनों के पास आया और उसने कृष्ण से कहा कि अभी आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहेंगे। उसे डॉक्टर को हिंदी में बात करते हुए देखकर कृष्ण ने कहा, क्या इंडिया से? कृष्ण के इस तरह से सवाल करने के बाद उसे डॉक्टर ने कृष्ण को थोड़े अजीब तरीके से देखा तो कृष्ण ने अपनी बात को प्रेरित करते हुए कहा, आई मीन मेरा मतलब है कि क्या आप बायोलॉजिकल इंडियन नहीं, मतलब इंडिया के रहने वाले हैं? कृष्ण की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, अपनी प्रैक्टिस के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ और पिछले काफी सालों से मैं यहीं रह रहा हूँ। कृष्ण के सवाल का जवाब देने के बाद डॉक्टर ने कृष्ण से पूछा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कहा क्या आप उसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे? डॉक्टर के दोबारा से पूछने पर कृष्ण ने कहा कि उसने अभी भी यह कहा था कि मेरी सिस्टर की बॉडी में मूवमेंट हुए हैं लेकिन उन्हें पर जैसे होश नहीं आए, इसलिए मैं उनका भी विवाह वेट कर रही हूँ। कृष्णा को बाहर देकर कृष्ण ने पूछा कि जब सुहानी को सो गया तो वह बाहर क्यों खड़ी है। तब कृष्णा ने उससे कहा, भाई एक्चुअल में जो अंदर नर्स एंजल दी को मॉनिटर कर रही है उसने कहा कि एंजल के बॉडी में कुछ मूवमेंट हुए हैं लेकिन अभी तक उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आया, इसलिए मैं अभी भी उनके होश में आने का वेट कर रही हूँ। कृष्णा के मुंह से एंजल सुनने के बाद उस इंडियन डॉक्टर के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो इंडियन डॉक्टर उन दोनों के पास आया और उसने कृष्णा से कहा कि अभी आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहेंगे। उसे डॉक्टर को हिंदी में बात करते हुए देखकर कृष्णा ने कहा, आप क्या इंडिया से हैं? कृष्णा के इस तरह से सवाल करने के बाद उसे डॉक्टर ने कृष्णा को थोड़े अजीब तरीके से देखा तो कृष्णा ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, आई मीन मेरा मतलब है कि क्या आप बायोलॉजिकल इंडियन नहीं बल्कि मतलब इंडिया के रहने वाले भी हैं? कृष्णा की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, अपनी प्रैक्टिस के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं यहीं रह रहा हूँ। कृष्णा के सवाल का जवाब देने के बाद डॉक्टर ने कृष्णा से पूछा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कहा क्या आप उसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे? डॉक्टर के दोबारा से पूछने पर कृष्णा ने कहा कि उसने अभी भी यह कहा था कि मेरी सिस्टर की बॉडी में मूवमेंट हुए हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आए, इसलिए मैं उनका अभी होश में आने वेट कर रही हूँ। कृष्णा की बात सुनकर वो डॉक्टर कृष्णा से फिर से कुछ पूछते उससे पहले ही जो नर्स ने सुहानी को मॉनिटर कर रही थी उसने बाहर आकर कहा, आपकी सिस्टर को होश आ गया, आप लोग अब उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर वह नर्स वहां से बाहर की तरफ निकल गई। कृष और कृष्णा ने जब सुना कि सुहानी को होश आ गया है तो वो जल्दी से वार्ड के अंदर चले गए। कृष और कृष्णा जल्दी से सुहानी के वार्ड के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुहानी इस वक्त अपने बेड पर बैठे हुए थी। वो साइड टेबल पर अपना फोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में अभी भी आईवी ड्रिप लगी हुई थी और उसमें से लिक्विड सुहानी की बॉडी में जा रहा था। उन दोनों के अंदर आ जाने पर सुहानी ने जब उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा तो उसकी जान में जान आई। कृष्णा को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर सुहानी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आए तुम्हें? सुहानी का सवाल सुनकर और उसे इस हालत में भी खुद की फिक्र करते देख कृष्णा ने सीधा जाकर सुहानी को गले से लगा लिया और कहा, हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई, लेकिन आप ठीक हो ना? आपको पता भी है आपके लिए हम कितना घबरा गए थे आपको उसे कंडीशन में देखकर। कृष्णा की बात सुनकर सुहानी ने कृष्णा से अलग होते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुहानी को अब तक सब कुछ याद आ गया था कि कैसे वो गाड़ी में अचानक से नर्वस हो गई थी। उसे अपनी मौत का एक्सीडेंट याद आ गया था जिससे उसकी गाड़ी से कंट्रोल खो गया और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई।
अगर वक्त पर आकर माइकल ने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाए होते तो इस वक्त सुहानी और माइकल दोनों ही उसे गाड़ी के साथ पता नहीं इस वक्त किस हाल में होते। लेकिन इस वक्त सुहानी ने अपने अतीत बारे में बात करके क्रिश और कृष्णा दोनों को ही परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ मूठ उनसे कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात तो उसका दिल भी जानता था कि उन गाड़ियों को जलते हुए देखकर उस वक्त कितना ज्यादा घबरा गई थी। उसका डर तो अभी भी उसके अंदर बैठा हुआ, वो अभी तक उस सीन को नहीं भुला पा रही। क्रिस ने सुहानी से गुस्सा होते हुए कहा, एंजल ये क्या हरकत थी तुम्हारी? जब मैं चला गया था कृष्णा के बचाने के लिए तो फिर तुम्हें माइकल के साथ वहां आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें माइकल को भी वहां भेजना था तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद ड्राइव करके वहां गई। हमने तुम्हें मना किया था ना ड्राइव करने के लिए, और तुम अच्छे से जानती तो हो कि हम तुम्हें ड्राइव करने से क्यों मना करते हैं। इस बार मैं भी तुम्हें मम्मी पापा की डांट से नहीं बचाने वाला। घर पहुंचते ही मैं उन्हें तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा, उसके बाद तुम अच्छे से उनके डांट खाकर ही मानोगी। क्रिश की डांट खाने के बाद सुहानी ने बच्चों की तरह मुंह लटका लिया। क्रिश सही तो कह रहा था, जब से उसकी मेमोरी वो सब मोमेंट याद आए थे जो उसके पिछली जीवन की कहानी थे, उनकी वजह से सुहानी कभी ड्राइव ही नहीं कर पाती थी। वो जब भी ड्राइव करने की कोशिश करती उसे वही अपनी मौत का हादसा अपनी आंखों के सामने दिखाई देता और वो घबरा जाती। इसलिए बहुत बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। और जब से यह बात घर पर पता चली तब से सुहानी को ड्राइव करने के लिए साफ मना कर दिया गया। लेकिन लंदन आने के बाद सुहानी ने अपने इस डर पर काफी हद तक काबू पा लिया था और उसने एक बार फिर से ड्राइव करना सीख लिया था। लेकिन आग के डर पर वो अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई थी, इसलिए आज उसके साथ ये सब हुआ, उन गाड़ियों को आग की लपटों में जलते देख। वर्तमान सुहानी के इस तरह से मुंह लटकाना पर कृष्णा को दया रही थी। कृष्णा ने सुहानी का बीच बचाव करते हुए कहा, भाई प्लीज ना जाने तो इस बात को। एंजल दी भी डर गई होगी ना मेरे बारे में जानकार, इसलिए वह बिना कुछ समझे वह आ गई और उन्होंने ड्राइव किया, वरना वो इतना फास्ट ड्राइव तो छोड़ो ड्राइव भी नहीं करती। कृष्णा की बात सुनकर कृष ने कहा, हाँ बिल्कुल डर गई होगी, इसलिए इसने पहले मुझे तुम्हारे पास भेज दिया और उसके बाद पीछे से माइकल के साथ खुद वहां आ गई। एंजल तुम्हें क्या मुझ पर यकीन नहीं था क्या कि मैं कृष्णा को बचा ही लूंगा? मेरे होते हुए कृष्णा को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तुमने न सिर्फ वहां आने की गलती की है बल्कि तुमने प्रिंसेस को भी अकेले घर भेजा। तुम सोच भी नहीं सकती एंजल उसके साथ रास्ते में क्या हो सकता था। तुमने उसे अकेले घर भेज दिया। एक बार यह करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। क्रिश से डांट खाने के बाद जो सुहानी यह बात को महसूस कर रही थी कि उसे कियारा को ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। सुहानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, भाई मैं कैसे रोकती खुद को जब मुझे पता था कि वो जनेजा कितना नीच आदमी है। उसे कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। फिर मैं कैसे कोई चांस ले लेती, पर आपको अगर मैंने बताया होता तो क्या आप मुझे वहां आने देते? नहीं ना। और मुझे कृष्णा की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपको बिना बताए वहां आ गई। और कियारा को लेकर आप परेशान मत होइए, उसे मैंने एलान के साथ भेजा है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एलेन उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर क्यों परेशान हो रहे हो? और मेरे बॉडीगार्ड भी तो उनके साथ हैं, फिर क्यों फिक्र कर रहे हो? क्रिश ने कियारा के पास बेड पर बैठते हुए उसे समझाते हुए कहा, एंजल परेशान होने वाली बात है। तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हें उस कंडीशन में देखकर हम लोगों की क्या हालत हो गई थी। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ड्राइव कर रही थी और जब सब सही हो गया था तो फिर अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैंने माइकल से भी जानने की कोशिश की लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्रिश का सवाल सुनकर सुहानी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। वो सच बता नहीं सकती थी और अपने भाई से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, भाई वो कुछ नहीं, गाड़ी ज्यादा स्पीड में थी और साइड में जब मैंने गाड़ियों को जलते हुए देखा तो मैं थोड़ी सी डर गई थी। सुहानी ने क्रिश के सामने सच बोल दिया था, लेकिन आधा सच। उसने अभी भी अपनी लास्ट लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था।
क्रिश और कृष्णा अभी इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि इस वक्त वो इंडियन डॉक्टर भी अंदर आ गया। इस इंडियन डॉक्टर ने जब अपने सामने सुहानी को बेड पर देखा तो उसके मुंह से अचानक से निकल गया स्वीट एंजल। सुहानी ने जब अपने लिए फिर से स्वीट एंजल नाम सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुहानी इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती थी। सुहानी ने जब अपनी नजरें ऊपर उठाकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सुहानी ने अपनी जिंदगी में हुई उन सारी चीजों अपने सामने खड़े हुए इंसान को एक हद तक जिम्मेदार समझती थी। उस इंडियन डॉक्टर ने जो सुहानी को अपने सामने देखा तो बस उसकी मुंह से सिर्फ यही 2 वर्ड निकले थे, स्वीट एंजल। उसके बाद उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उस इंडियन डॉक्टर को इस तरह से वार्ड में खड़ा देखकर क्रिश ने कहा, एंजल जी, इस डॉक्टर ने तुम्हारा अभी ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है और इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार इनसे बात कर लेनी चाहिए। ये यहाँ के फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। शायद ये तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तुम्हें बता सके और उससे तुम्हारे एंग्जाइटी अटैक जो पिछले 3 साल से बंद हो गए थे और फिर से तुम्हारे साथ वो हादसा, मुझे लगता है तुम्हें एक बार काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। क्रिश की बात सुनने के बाद सुहानी ने कहा, भाई ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन बताएंगे, ये तो खुद मेरी प्रॉब्लम है। सुहानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर कृष्णा को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है, क्योंकि सुहानी और वो सब अभी अभी इस डॉक्टर से मिले हैं तो सुहानी उसके बारे में ऐसा क्यों ही बोलेगी। लेकिन क्रिश जानता था कि सुहानी ने अभी अभी जो कहा है उसका कुछ तो लिंक उस डॉक्टर से जरूर है, क्योंकि जब से वो इंडियन डॉक्टर सुहानी के वार्ड में आए थे तब से सुहानी और इंडियन डॉक्टर दोनों के ही एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह दोनों से पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। सुहानी के चेहरे पर तो हल्का गुस्सा देखने को भी मिल रहा था, जिसे क्रिश ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। क्रिश ने सुहानी के चेहरे पर गुस्सा देखा तो उसने उससे पूछा कि क्या हुआ एंजल, अब तुम ठीक तो? क्या तुम इन डॉक्टर को पहले से जानती हो? क्रिश के पूछने के बाद भी सुहानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो एक तक उस इंडियन डॉक्टर को घूरे जा रही थी। कृष्णा ने भी यह बात नोटिस कर ली थी कि उसे इंडियन डॉक्टर को शायद सुहानी पहले से जानती है और उसी की वजह से वह काफी गुस्से में भी नजर आ रही है। क्रिश ने सुहानी को हिलाते हुए कहा, एंजल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम इन डॉक्टर को पहले से जानती हो? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे बता सकती हो, कुछ तो बोलो एंजल। क्रिश के इस तरह से टेंस वॉइस में सुहानाई से पूछने पर सुहानी ने क्रिश से कहा, हाँ भाई मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। क्रिश ने जब सुना कि सुहानी उस इंडियन डॉक्टर को पहले से जानती है तब उसने कहा, तो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें इस डॉक्टर से कोई दिक्कत है? अगर ऐसा कुछ है तो भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पर तुम्हारे साथ। क्रिश की बात सुनने के बाद सुहानी को लगा कि शायद यहाँ पर अब उसे और नहीं रुकना चाहिए, वरना बिना बात किए यहाँ पर बड़ा तमाशा हो सकता है। वैसे भी सुहानी इस वक्त काफी गुस्से में लग रही थी, इसलिए सुहानी ने क्रिश कहा, भाई मुझे लगता है कि इस वक्त हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुहानी के इस तरह से गुस्सा करना और फिर अचानक से यहाँ से चलने की बात सुनकर क्रिश ये तो समझ गया था कि उसके सामने खड़े शख्स से सुहानी को जरूर नाता है। इस बार क्रिश ने थोड़ा सीरियस होते हुए सुहानी से पूछा, एंजल मेरी तरफ देखो, क्या तुम इस डॉक्टर को पहले से जानते हो? कौन है ये, और तुम इसे देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्रिश का सवाल सुनकर सुहानी ने कहा, ये है कियान आर्यन। मैं नहीं जानती यहाँ पर क्या करें, लेकिन मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। मैं इन्हें जानती जरूर थी लेकिन अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी यहाँ से चलना है। ना मुझे कोई चोट लगी है और ना ही मैं बीमार हूँ। अब हमें और देर हॉस्पिटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। क्रिश ने जब सुहानी की मुझे ये सुना कि वह यहाँ से जाना चाहती है तो उसने कृष्णा से कहा कि तुम इसका ख्याल रखो, मैं अभी डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ। क्रिश कृष्णा को सुहानी का ध्यान रखने का बोलकर वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने कियान को भी अपने साथ बाहर आने को कहा।
कियान ने जब सुहानी के मुंह से सुना कि वह उससे बात नहीं करना चाहती और इसी वक्त यहाँ से जाना चाहती है तो उसने क्रिश की बात को टालते हुए सुहानी से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफी गुस्सा हो और गुस्सा होना जायज भी है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसके बाद भी तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुहानी के मना करने के बाद क्रिश भी नहीं चाहता था कि वो कियान से बात करे और उसे कोई भी स्ट्रेस हो। क्रिश ने को बाहर ले जाते हुए कहा, वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हैं, तुम चलो यहाँ से। लेकिन क्रिश बिना सुहानी से बात करे नहीं जाना चाहता था, इसलिए क्रिश जबरदस्ती कियान को बाहर लेकर आ गया, क्योंकि क्रिश किसी भी हाल में सुहानी को कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कियान को वहां नहीं रुकने दे सकता था। क्रिश कियान को लेकर बाहर तो आ गया था, लेकिन कियान अभी भी सुहानी से मिलने की जिद पकड़ कर बैठा था। क्रिश ने कियान को बाहर लेकर उससे पूछा, तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो और तुम्हें देखने के बाद वो इतना पैनिक क्यों कर रही है? कियान को इस वक्त किसी भी बात की फिक्र नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है या फिर कोई उसे क्या कहेगा। उसे इस वक्त किसी चीज की फिक्र थी तो वो सिर्फ और सिर्फ सुहानी से बात करने की। उसे सुहानी से बात करके सुहानी से माफी मांगना चाहता था और बहुत कुछ ऐसा बताना चाहता था जो सुहानी का जानना काफी जरूरी था। इसलिए कियान को इस वक्त किसी की किसी भी बात पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा था। क्रिश को जब लगा कि कियान उसे सीरियस नहीं ले रहा और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देने वाला तो क्रिश को गुस्सा आ गया। उसने कियान की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ डॉक्टर, तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बहन से? और तुम्हें देखने के बाद उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो पैनिक क्यों कर रही है? क्रिश के इस तरह से गुस्सा करने की वजह से वहां जो आसपास में स्टाफ काम कर रहा था वो जल्दी से दौड़कर वहां आ गए। उन्हें लगा कि कियान से कुछ गलती हुई होगी और उसकी वजह से क्रिश उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है, इसलिए अपने डॉक्टर को बचाने के लिए वहां का स्टाफ जल्दी से वहां आ गया। वहां भीड़ लगते थे। कियान नहीं चाहता था कि यह बात ज्यादा बढ़े, इसलिए उसने उन सभी लोगों को समझाकर वापस भेज दिया कि कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे वो खुद हैंडल कर लेगा। कियान का समझाने पर वो सभी वहां से चले गए और अपने काम लग गए। कियान इस वक्त ये तो समझ चुका था कि उसे बिना क्रिश से बात किए सुहानी से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए कियान क्रिश को अपने केबिन की तरफ लेकर चला गया। कियान सुहानी के वार्ड से बाहर आ चुका था, लेकिन सुहानी अभी भी गुस्से में अपने बेड पर बैठी हुई थी। सुहानी का गुस्सा उसके चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता था। सुहानी ने गुस्से के मारे अपने हाथ की मुठिया कस के बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से उसका ब्लड आईवी ड्रिप में बैकफ्लो करने लगा था और उसकी वजह से आईवी ड्रिप में जो फ्लूइड चल रहा था वो फ्लूइड का कलर रेड होने लगा था, क्योंकि सुहानी की नसों में उसका ब्लड प्रेशर का ही हाई हो गया था, जिसकी वजह से ब्लड इन ड्राइव के प्रेशर से ज्यादा होने की वजह से ड्रिप में ब्लड आ गया था। कृष्णा की नज़र जब आईवी ड्रिप में लगी ट्यूब पर गई तो उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे देखने के बाद सुहानी ने जैसे ही अपनी मुठिया और कसना शुरू किया, कृष्णा का ध्यान सुहानी की मुठियों पर चला गया। कृष्णा ने सुहानी के हाथों को पकड़कर उसकी मुठिया खोलते हुए कहा, एंजल दी आप क्या कर रहे हो? आपका ब्लड बैक फ्लो कर रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो, रुको मैं अभी भाई को बुला कर लाती हूँ। कृष्णा ने मुश्किल से सुहानी के हाथों की मुठिया खुलवाई थी। उसके बाद वह बाहर क्रिस को बुलाने के लिए चली गई, क्योंकि सुहानी इस वक्त उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सुहानी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कृष्णा को क्रिश को वापस बुलाना ही सही लगा। लेकिन बाहर आने के बाद कृष्णा को क्रिश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद कृष्णा को लगा कि शायद वो क्रिश को इस वक्त नहीं ढूंढ पाएगी और सुहानी का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उसे इस वक्त डॉक्टर की हेल्प भी लेनी होगी। इसलिए कृष्णा वहां पर काउंटर में बैठे नर्सिंग स्टाफ से जाकर डॉक्टर बुलाने के लिए कहा। कृष्णा ने वहां के स्टाफ से कहा कि
उसकी बहन की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए प्लीज सुहानी के लिए उन्हें डॉक्टर को वापस से बुला दे जिन्होंने कुछ वक्त पहले सुहानी का ट्रीटमेंट किया था। कृष्णा को इस तरह से पैनिक करता हुआ देखकर वहां काम करे स्टाफ ने जल्दी से उस डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जो कुछ देर पहले सुहानी का ट्रीटमेंट करके गया था। वहां के स्टाफ के द्वारा इन्फॉर्म किए जाने के बाद वो डॉक्टर वहां जल्दी से आया और उसने सुहानी की कंडीशन चेक करने की कोशिश की। डॉक्टर ने वहां जाकर सबसे पहले नर्स को बोलकर सुहानी की ड्रिप बंद करवाई, क्योंकि सुहानी का ब्लड बग बहुत हाई स्पीड से हो रहा था। उसके बाद उसने सुहानी को रिलैक्स करते हुए उसकी बीपी मॉनिटरिंग करने लगा। डॉक्टर ने जब सुहानी का बीपी देखा तो इस वक्त सुहानी का ब्लड प्रेशर 180/140 आ रहा था। उस डॉक्टर ने जब सुहानी के ब्लड प्रेशर की रीडिंग मॉनिटर की तब इतनी हाई डाटा देखकर वह घबरा गया, क्योंकि इस वक्त सुहानी का ब्लड प्रेशर जितना है था वो ब्लड प्रेशर एक हाइपरटेंशन के पेशेंट का होता है। इतना हाई ब्लड प्रेशर होने का मतलब था कि सुहानी हाइपरटेंशन में जा रही है। डॉक्टर ने सुहानी को समझाते हुए कहा कि वो रिलैक्स करे वरना उसे आगे बहुत दिक्कत आएगी। डॉक्टर ने सुहानी से कहा कि वो डीप ब्रीथिंग करने को कहा। उसके बाद डॉक्टर ने सुहानी को एक इंजेक्शन दिया उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। सुहानी को इंजेक्शन देने के बाद कुछ ही देर की देरी के साथ सुहानी को नींद वापस आने लगी। सुहानी को जब नींद आ रही थी तब कृष्णा से उसकी हाल अच्छी नहीं लगी, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि सुहानी को क्या हुआ, वह वापस से क्यों सो रही है, अभी कुछ देर पहले ही तो होश में आई थी। कृष्णा को घबराते हुए देखकर डॉक्टर ने उसे सारे सिचुएशन समझाए और उसे बताया कि उन्होंने जानबूझकर सुहानी को सोने का इंजेक्शन दिया है, क्योंकि उनके बताए मेथड से सुहानी का ब्लड प्रेशर डाउन नहीं आ रहा था और सुहानी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अगर सुहानी इसी तरह एग्रेसिव होती रही तो उसका बीपी और भी ज्यादा हाई हो जाता और उसे हॉट इश्यू होने के पूरे चांसेस थे। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां आपका हार्ट जरूरत से ज्यादा ब्लड पंप करते हैं और रिपीटेड मोशन में ब्लड पंप करता है। डॉक्टर जिस लैंग्वेज में कृष्ण को समझा रहे थे कृष्णा को वह समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर ने कृष्ण को सिंपल वे में समझाया कि इस वक्त सुहानी के ज्यादा गुस्सा करने की वजह से उसकी पल्स और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और अगर उन्हें बढ़ने से रोका नहीं गया और उन्हें कम नहीं किया गया तो सुहानी को उसके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सुहानी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें उसे नींद का इंजेक्शन देना ही पड़ा, ताकि वो कुछ देर के लिए वापस से सो सके और उसका गुस्सा भी कंट्रोल हो सके। डॉक्टर के इस तरह से समझने के बाद कृष्ण को डॉक्टर की बात समझ आ गई थी। कृष्णा ने डॉक्टर से पूछा कि उसकी बहन ठीक हो जाएगी ना, तो डॉक्टर ने कृष्णा को समझाते हुए कहा, हाँ आपकी बहन बिल्कुल ठीक है और वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि सुहानी को अचानक से गुस्सा क्यों आने लगा। अगर उसके गुस्से के ट्रिगर सेक्टर को हटाया नहीं गया तो हो सकता है कि इस गाने को फिर से गुस्सा आए और फिर से वो इसी कंडीशन में आ जाए। इसलिए आप इनका ख्याल रखिए, मैं कुछ देर बाद वापस आऊंगा इन्हें चेक करने। कृष्णा को सारी बात अच्छे से समझाने के बाद वो डॉक्टर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ कियान क्रिश को अपने केबिन में लेकर गया था। क्रिश को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके आने के बाद सुहानी की कंडीशन इस तरह से बिगड़ जाएगी। उसे लगा था कि अगर वो कियान को उसकी नज़रों के सामने से हटा देगा तो सुहानी थोड़ी देर में वापस से नॉर्मल हो जाएगी, इसीलिए वो कियान को लेकर बाहर आ गया था। क्रिश को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके आने के बाद सुहानी की कंडीशन इस तरह से बिगड़ जाएगी। उसे लगा था कि अगर वो कियान को उसकी नज़रों के सामने से हटा देगा तो सुहानी थोड़ी देर में वापस से नॉर्मल हो जाएगी, इसीलिए वो कियान को लेकर बाहर आ गया था। कान के केबिन में पहुंचने के बाद कृष्ण उससे पूछा कि वो सुहानी को कैसे जानता है। कियान क्रिश को कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वह ये बात अच्छे से जान चुका था कि क्रिश को सच बताएं बिना वो सुहानी से नहीं मिल सकता। इसलिए कियान को क्रिश को सब कुछ सच बताना ही सही लगा। कियान ने क्रिश को बताया कि वो सुहानी को बचपन से जानता है, क्योंकि सुहानी उसके बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन थी।
सुहानी ने क्रिश को कभी भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और क्रिश ने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था कि सुहानी का पास्ट लाइफ काफी परेशानी भरा था। इसलिए उसने कभी भी सुहानी से उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानकर उसके जख्मों को खरीदना नहीं चाहा। इसलिए क्रिश को भी बस इतना ही पता था कि सुहानी जहां से आई थी वहां उसकी एक फैमिली थी जिन्होंने सुहानी को पाल पोस कर बड़ा किया था, और इस फैमिली में सुहानी के 2 भाई भी थे। इसलिए जब जकियान से कहा कि उसका बेस्ट फ्रेंड सुहानी का बड़ा भाई था, तो क्रिश को ये बात मानने में ज्यादा परेशानी नहीं लगी, क्योंकि वह पहले से जानता था कि जिस फैमिली ने सुहानी को पाला था उन्होंने 2 लड़कों को भी अडॉप्ट किया था, जिन्हें सुहानी अपना अपना बड़ा भाई कहती थी। ये सब क्रिश ने भले ही सुहानी से कभी नहीं पूछा था, लेकिन प्रिया जी को सुहानी की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता था और यही बातें उन्होंने क्रिश को खुद बताई थी। इसलिए क्रिश सुहानी की पूरी कहानी तो नहीं जानता था, लेकिन उसे उसकी लाइफ में मौजूद लोगों के बारे में सारी जानकारी थी। कियान ने क्रिश को ये भी बताया कि वो बचपन से ही की सुहानी के साथ ही बड़ा हुआ है, क्योंकि सुहानी और उनकी फैमिली का अच्छे कनेक्शन थे, इसलिए वो बचपन से ही साथ थे। इसलिए वो सुहानी को अच्छे से जानता है और सुहानी भी उसके साथ अच्छी दोस्त थी। कियान क्रिश को ये बात बता पाता कि वो सुहानी के हस्बैंड का छोटा भाई भी है। उससे पहले एक नर्स भागते हुए कियान की ऑफिस में आई। उसने हाफते हुए कियान से कहा, सर, वो पेशेंट जो कल एडमिट हुआ था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रखा है, आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा, उसने बहुत हंगामा कर रखा है। कियान ने जब सुना कि कल जो पेशेंट उनके पास आया था वो बहुत ज्यादा एंग्री हो रहा है, तो कियान वहां से जल्दी से भाग, क्योंकि कियान उसे पेशेंट को हैंडल कर रहा था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि वह पेशेंट वाइल्ड होने पर क्या क्या कर सकता है। वो किसी और को नुकसान पहुंचाता, उससे पहले ही कियान को उसे जाकर उसे हैंडल करना था। इसलिए कियान क्रिस को सॉरी बोलकर वहां से जल्दी निकल गया। कियान के जाने के बाद क्रिश को भी उसके केबिन में रुकना सही नहीं लगा, इसलिए वह भी वहां से जाने के लिए उठा। तभी क्रिश का ध्यान कहीं और होने की वजह से उसका हाथ लगाकर वहां रखा पानी का गिलास टेबल पर गिर गया और सारा पानी टेबल पर बिखर गया। पानी गिरने से वहां पर रखा कियान के कुछ फाइल्स खराब हो सकते थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए क्रिश वो फाइल जल्दी से वहां उठने लगा। क्रिश जब वो फाइल्स वहां से उठा रहा था तभी उसे टेबल पर रखी एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें सुहानी, कियान और 2 और लड़कों के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। शायद ये तस्वीर उसके स्कूल टाइम की थी, क्योंकि सुहानी ने इसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और बाकी तीनों लड़कों ने जीन्स और शर्ट पहन रखा था। वो चारों उस तस्वीर में काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, जैसे किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो। क्रिश ने जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो ये तस्वीर जो कहानी कह रही थी वो कहानी कियान की कहानी से मिल रही थी, जो कियान ने उसे अभी अभी सुनाई थी, लेकिन उस कहानी से बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी जो कहानी उसकी मॉम ने उसे बताया था। प्रिया जी ने क्रिश को यही बताया था कि सुहानी की जो फैमिली थी जिन्होंने सुहानी को अपने पास रखा था, उन्होंने हमेशा ही सुहानी को एक अनाथ की तरह पाला है, उसे हमेशा अपने एहसानों के नीचे दबा कर रखा है और उन्हें एहसानों के बदले उन्होंने सुहानी की शादी करवाई थी, जिस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और उसी शादी से परेशान होकर उसने अपना घर छोड़ा था। लेकिन ये तस्वीर तो कुछ और ही बयां कर रही थी। इस तस्वीर को देखकर ऐसे लग रहा था कि यह तस्वीर उस वक्त ली गई होगी जब सुहानी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रही होगी। क्रिश पिछले 3 साल से सुहानी के साथ रह रहा था, लेकिन उसने इन 3 सालों में कभी भी सुहानी को इतना खुश नहीं देखा जितना वो इस तस्वीर में नजर आ रही थी। उस तस्वीर को अच्छे से देखने के बाद क्रिश ने वह पानी वहां से साफ किया और फाइल्स को उसकी जगह वापस रखकर वहां से निकल गया। क्रिश जब सुहानी के वार्ड में वापस आया तो उस वक्त कृष्णा परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। क्रिश ने जब सुहानी की तरफ नजर डाली तो वो इस वक्त सो रही थी। क्रिश ने जाकर कृष्णा से कहा कि क्या हुआ, वो परेशान क्यों लग रही है और एंजल इतनी जल्दी कैसे सो गई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे होश आया था। कृष्णा का फेस क्रिश का अपोजिट साइड था, इसलिए वह नहीं देख पाई कि क्रिश वापस आ गया था, लेकिन जब उसने अपने भाई की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि क्रिश वापस आ गया है।
कृष को अपने सामने देखकर कृष्णा के जान में जान आई। वो जल्दी से जाकर अपने भाई के गले लग गई। कृष्णा ने कृष के गले लगे हुए उसे शिकायत करते हुए कहा, भाई आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है आपके जाने के बाद एंजल कितने ज्यादा पैनिक हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था और उसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, इसीलिए एंजल अभी सो रही है। कृष्ण ने जो अभी अभी कृष से कहा था वो कृष के समझ नहीं आ रहा था। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जब सुहानी ने खुद उससे कहा था कि वो कियान से बात नहीं करना चाहती और इसीलिए कृष कियान को लेकर वहां से चला भी गया था, तो उसके जाने के बाद सुहानी इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो गई? ऐसी भी कौन सी चीज है जो सुहानी को इतना ज्यादा परेशान कर रही है? कृष किसी भी हाल में अपनी बहन को परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए कृष्णा से कहा, क्या एंजल ने तुम्हें कुछ बताया कि वो इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो रही है, या फिर तुमने उसके मुंह से कुछ सुना? कृष का सवाल सुनकर कृष्णा ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद सुहानी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसका बीपी भी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। उसकी वजह से उसकी आईवी ड्रिप में ब्लड का बैकफ्लो होने लगा था। कृष्णा ने कृष को एक एक बात डिटेल में बता दी थी। कृष्णा की बात सुनकर कृष को ये तो समझ आ गया था कि कोई तो चीज है जो सुहानी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी सुहानी उसे किसी की भी साथ शेयर नहीं कर रही। कृष कृष्णा को संभाले हुए वहीं खड़ा था और वो एंजल की ओर देखते हुए कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसका फोन रिंग करने लगा। कृष ने जब अपना फोन चेक किया तो इस वक्त उसके फोन पर प्रिंसेस लिखा हुआ स्क्रीन शो हो रहा था। प्रिंसेस का कॉल देखकर कृष ने जल्दी से कॉल अटेंड किया और खुद को नॉर्मल करते हुए उससे बात करने लगा। कृष ने जैसे ही कॉल अटेंड किया, सामने से कियारा की बहुत ही प्यारी सी आवाज आई, हेलो मामू, आप कहाँ हो? आप अभी तक घर नहीं आए? मम्मा भी घर नहीं आए। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जल्दी से मासी को लेकर घर आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। आप मम्मा को बोलो ना कि वो जल्दी से घर आ जाए, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ये सब कहते हुए कियारा बहुत ही ज्यादा मायूस लग रही थी। कृष जब देखा कि कियारा बहुत ज्यादा उदास हो रखी है तो उसने उससे कहा, प्रिंसेस मामा आपको मिलने के लिए घर आ ही रही थी, लेकिन वह अचानक से क्या हुआ ना, आपके नानू ने मासी को थोड़ा काम बता दिया। अब आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आपकी मासी कसम से आपकी नानू की कोई बात नहीं टालती, इसलिए उन्होंने जिद कर ली कि वो नानू का काम खत्म करके ही घर आएंगे। अब आपकी मम्मा आपकी मासी को अकेले तो जाने दे नहीं सकते, इसलिए वह भी उनके साथ ही चले गए। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि मैं आपको बता दूं कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए आप एलना मासी के साथ खाना खाकर सो जाना। सुबह जब आप उठोगे ना तो मम्मा बिल्कुल आपके सामने खड़ी होगी। कृष कियारा को समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। वह नहीं चाहता था कि सुहानी के बारे में जानकर कियारा परेशान हो और वह उससे मिलने कियारा खाना ना खाने की इज्जत पकड़ ले, इसलिए उसने ये बहाना बनाया था। कियारा काफी समझदार थी, इसलिए कृष के समझाने के बाद वो उसकी बात मान गई थी, लेकिन उसने फिर से पूछा, मामू मम्मा और मासी तो काम से बाहर गए हैं, लेकिन आप अब तक घर क्यों नहीं आए? आप भी मुझे एलन मासी के पास से लेने के लिए नहीं आए? ये कहते हुए कियारा काफी उदास लग रही थी। कृष्ण ने कियारा को एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहा, प्रिंसेस मैं तो आपके पास आ ही रहा था। आप तो जानते ही हो आपके मामू आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते, लेकिन बच्चा वह क्या हुआ ना, जब मैं घर आ रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पार्क लगा हुआ है और उसमें बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स की शॉप भी लगी हुई है। जब मुझे पता चला कि वहाँ पर इतने सारे टॉयज मिलेंगे तो फिर मैं ये बात कैसे इग्नोर कर सकता था। मुझे भी तो अपनी प्रिंस के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। गिफ्ट के चक्कर में मैं लेट हो गया, इसलिए मुझे रात को यहीं रुकना पड़ गया। लेकिन मामू आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब आप सुबह उठोगे ना तब मामू आपके पास ही होंगे। मामू आपके उठने से पहले आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप एलेन मासी के साथ खाना खाकर आराम से सो जाओगे। और चार्ली अंकल तो आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए होंगे ना?
क्रिश ने जब प्यार से चार्ली के बारे में पूछा तो कियारा ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, नहीं मामू, चार्ली अंकल आइसक्रीम लेकर नहीं आए। आइसक्रीम लेकर तो माइकल अंकल आए थे और वह तो अभी भारी है, एलन मास E1 से बात कर रहे हैं। क्रिश ने जब सुना कि कियारा के पास इस वक्त चार्ली नहीं माइकल गया है तो उसे चार्ली पर डाउट होने लगा, क्योंकि उसने खुद चार्ली और माइकल से कहा था कि वह वहां से जाकर अपना काम संभाले, और चार्ली को तो ये रिस्पांसिबिलिटी दे गई थी कि वो घर पर रहकर कियारा की प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। लेकिन इस वक्त एलना के घर पर चार्ली ना होकर माइकल का होना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि चार्ली ने उसके ऑर्डर फॉलो नहीं किया। क्रिश से यह बात अच्छे से जानता था कि अगर चार्ली ने उसकी ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो कन्फर्म से बात है कि वो उनका पीछा करते हुए यहाँ होगा। क्रिश कियारा को फिर से समझाते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, अगर माइकल अंकल आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं तो आप जाकर माइकल थैंक यू बोलो और माइकल अंकल से मेरी बात भी करवा देना। कियारा ने अच्छे बच्चे की तरह क्रिश की बात मानते हुए फोन ले जाकर माइकल को थमा दिया। माइकल इस वक्त एलेन से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से कियारा के द्वारा उसे फोन देने पर वह समझ नहीं पाया कि इसे फोन क्यों दे रही है, इसलिए अनजाने में उसने फोन हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे उसने फोन की तरफ देखा तो सामने क्रिश का चेहरा नजर आ रहा था। क्रिश उसे फोन से ही घूर रहा था। क्रिश को गुस्से में देखकर माइकल को लगा जैसे क्रिश उसे से फोन के अंदर से ही कच्चा चबा जाएगा। क्रिश वैसे ही माइकल को कुछ खास पसंद नहीं करता था। क्रिश को हमेशा ही ऐसे लगता था कि माइकल कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता रहता है और फिर उसकी वजह से सुहानी और प्यार को दिक्कत आती है। क्रिश को ऐसे अपने सामने घूरते हुए देखकर तो माइकल की सांसें ही अटक गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मौत का देवता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माइकल से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। क्रिश ने थोड़े गुस्से में माइकल को बोलते हुए पूछा, चार्ली कहाँ है माइकल? माइकल ये बात जरूर जानता था कि क्रिश उसे ये सवाल तो जरूर पूछेगा, इसलिए उसने काफी सारे बहाने भी तैयार कर दिए थे कि उसे क्रिश को क्या कहकर बहाना मारना है। उसने तो एलन को भी यह समझा दिया था कि जब क्रिश उसे पूछे तो वह उसे बोल दे कि चार्ली यहाँ आकर वापस चला गया क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह माइकल को यहाँ छोड़कर गया है। लेकिन अब जब क्रिश उसे खुद सामने से सवाल कर रहा था तो उसकी बोलती बंद हो गई। वह बहुत मुश्किल से यह बोल रहा था कि र वो। कियारा, जिसने अभी अभी माइकल क्रिश के कहने फोन थमाया था, वह माइकल की हालत देखकर हंसने लग गई। कियारा के साथ एलना को भी हंसी आ गई। माइकल वैसे तो सबके सामने बड़ा हीरो बनता फिरता है, लेकिन क्रिश के सामने आते ही वो पता नहीं उसे क्या हो जाता था, उसकी बोलती बंद हो जाती थी। क्रिश से माइकल इतना क्यों डरता था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन ये सब जानते थे कि अगर माइकल किसी काम से मना करे तो क्रिश का नाम लेकर उससे वो काम कैसे निकलवाना है। और क्रिश का नाम आते ही माइकल बेचारा हर बार फंस जाता था। माइकल जानता था कि एलन इस वक्त उसी पर हंस रही है, लेकिन क्रिश के सामने होने की वजह से वह उसे कुछ नहीं कह पा रहा था। माइकल को लड़खड़ाते देख क्रिश ने दोबारा उससे स्ट्रिक्टली पूछा, माइकल चार्ली कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। माइकल बेचारा अब अपनी और इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए क्रिश से कहा, सर चार्ली आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए आपके पीछे गया था और मुझे उन्होंने बेबी की सिक्योरिटी के लिए यहाँ भेज दिया, इसलिए मैं यहाँ बेबी के साथ एलन मैडम के घर पर हूँ और चार्ली अपने आदमियों के साथ आप लोग के आसपास ही होगा। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी थी। माइकल ने अपनी बात करने के बाद तुरंत कॉल कट कर दिया। वैसे तो ये डिसीजन माइकल का ही था कि वो उन पकड़े हुए लोगों को लेकर वापस यहाँ आएगा और चार्ली को उन तीनों की सिक्योरिटी के लिए उनके पीछे जाना चाहिए, लेकिन क्रिश के सामने माइकल ने अपना डिसीजन चार्ली पर थोप दिया था। माइकल जानता था कि जब ये बात क्रिश को पता चलेगी कि चार्ली उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए उनके पीछे आया है, वह कियारा के पास नहीं गया, तो क्रिश उस पर गुस्सा जरूर करेगा, लेकिन चार्ली बात को संभाल लेगा। ये बात भी माइकल अच्छे से जानता था, इसलिए उसने सारा डिसीजन लेने का फैसला चार्ली का बता दिया और खुद साइड हट गया।
माइकल अक्सर ऐसे ही किया करता था, वो कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ही लेता था और उसके बाद जैसे ही बात क्रिश की आए वह सारा का सारा ब्लेम चार्ली पर डाल देता था। ये बात तो आज तक किसी को भी समझ नहीं आई कि माइकल क्रिश से इतना क्यों डरता है। माइकल जैसे ही कॉल कट किया, एलेनोर उस पर जोर जोर से हंसने लग गई। माइकल को ऐसे खुद की हंसी उड़वाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो नाराज होकर घर के बाहर की तरफ आ गया। एलेनोर जो पहले दिन से माइकल से प्यार करती थी, वो माइकल के ऐसे जाने से जान चुकी थी कि माइकल अब उससे नाराज हो गया है और उसे मनाने के लिए उसे अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एलेनोर ने कियारा को गोद में उठाया और उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। थोड़ी देर कियारा के साथ खेलने के बाद ही कियारा को नींद आने लगी तो एलेनोर उसे सुला दिया। एलेनोर को जब यकीन हो गया कि कियारा अब गहरी नींद में सो चुकी है, वो अब नहीं जगेगी, तो कियारा ने उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ गई। एलेनोर ने जब बाहर माइकल को देखा तो माइकल इस वक्त गार्डन में ही घूम रहा था। एलेनोर को पहले से पता था कि माइकल उससे नाराज है, तो माइकल को मनाना अब उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। लेकिन एलेनोर माइकल को ऐसे भी नहीं रहने दे सकती थी, इसलिए एलेनोर ने हिम्मत करके माइकल के पास जाने का तय किया। एलेनोर जब बाहर आए तो उसने अभी थोड़ी देर पहले जहां माइकल को देखा था वो वहां नहीं था। माइकल को गार्डन में ना पाकर एलेनोर ने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन माइकल उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अभी बाहर हल्की बर्फ गिरना भी शुरू हो गई थी और एलेनोर ने प्रॉपर क्लथिंग किए बगैर ही घर से बाहर आ गई थी, इसलिए अब उसकी ठंड से भी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन माइकल को बिना ढूंढे तो अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए उस बर्फीली ठंड में कंपते हुए भी वह माइकल को ही ढूंढ रही थी, लेकिन माइकल उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। माइकल को जब पता लगा कि एलेनोर उसे देखने ही बाहर की तरफ आ रही है तो वो छुप गया था। एलेनोर के घर का इलाका कोई बड़ा एरिया नहीं था, लेकिन माइकल एक ट्रेंड कमांडो था तो उसे उस छोटे से एरिया में भी ढूंढना काफी मुश्किल था, इसलिए एलेनोर को उसे ढूंढने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। माइकल जो एक कोने में छुपा हुआ था, उसने जब देखा कि एलेनोर बर्फ गिरने और ठंड की वजह से बहुत कांप रही है और उसने अभी लेयरिंग भी नहीं रखी कपड़ों की, तो वो जल्दी से एलेनोर के पास आ गया। माइकल ने एलेनोर का हाथ पकड़कर जैसे ही उसे अंदर लेके आया। एलेनोर पहले तो किसी के ऐसे पकड़ने से घबरा गई थी, लेकिन फिर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि यह माइकल ही है तो वो शांति से उसके साथ अंदर आ गई। माइकल ने एलेनोर को अंदर लाकर दीवार से लगा दिया और उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गई हो तुम? बाहर बर्फ गिर रही थी ना, तो बाहर क्यों घूम रही थी? ठंड से मरने का इरादा है क्या? एलेनोर ने माइकल की बात सुन मुस्कराते हुए कहा, जब पता ही था कि ठंड में मर भी सकती हूँ, तुम्हारे लिए तो आने में इतनी देरी क्यों की? एलेनोर बोल तो रही थी, लेकिन अभी भी ठंड से उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने मुस्कराते हुए माइकल से अपनी बात कही थी। माइकल ने सवाल के बदले एलेनोर का सवाल सुनकर सरकास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा, मुझे अपने प्यार का पागलपन दिखाना चाहती हो? हाँ, क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मुझे अपनी जान से भी चाहती हो? यही साबित करना चाहती थी ना? एलेनोर के होंठ अभी भी कांप रहे थे, उसने अपने कंपते होठों को एक बार से हिलाया और कहा, मेरा प्यार पागलपन से तुम्हें समझ आए तो पागलपन ही सही, मुझे इससे कोई इनकार नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहती हूँ और वो मैं बना के रहूंगी। माइकल ने एलेनोर की बात सुनकर उसे झटके से छोड़ दिया और उससे मुंह फेरते हुए कहा, प्यार पागलपन हो या चाहत, दोनों ही अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करके छोड़ते हैं। इसका नज़ारा देखने के लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आसपास ही प्यार में पागल इंसान को देख सकती हो। एलेनोर ने माइकल की बात सुन उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। एलेनोर ने माइकल को कॉन्फ्रॉन्ट करते हुए कहा, जिसे तुम बर्बादी कह रही हो ना, वो ही तो जीने की वजह है। हम चाहे किसी से कितनी नफरत कर ले, लेकिन हमारा दिन उसकी याद से शुरू होता है और उसकी याद पर खत्म। ये तड़प है ना, यही जीने में तो लगता है कि जी रहे हैं, वरना हैप्पी एंडिंग बहुत से लोग काट रहे हैं। और जिसके लिए तुम उसके प्यार को उसकी जिंदगी की बर्बादी समझते हो, मैंने तो प्यार करना ही उसी से सीखा है। जिंदगी में अगर हो तो सिर्फ तुम नहीं तो कोई भी नहीं। एलेनोर की बात सुनकर माइकल का दिमाग खराब हो रहा था।
वो जितना एलना को समझाने की कोशिश करता कि वो उसका प्यार नहीं पागलपन है, एलना उतनी जिद करती कि प्यार ही उसकी जिंदगी है। माइकल एलना की जिद से काफी तंग आ गया था, लेकिन एलना उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। माइकल ने गुस्से में आकर फिर से एलना को दीवार से लगा दिया। इस वक्त वो दोनों इतने करीब थे कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। एलना की गर्म सांसें और उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा, दोनों को ही एलना अच्छे से महसूस कर पा रही थी, लेकिन फिर भी माइकल के लिए अपनी आंखों में जुनून लिए एलना उसे देखे जा रही थी। एलना को डराने की माइकल ने काफी कोशिश की थी जिससे वो माइकल से डर कर पीछे हट जाए, लेकिन एलना के जुनून के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। एलना की आंखों में देखते हुए उनकी तपीस को माइकल और बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो एलना को वही छोड़ फिर से घर से बाहर चला गया। माइकल के जाने के बाद एलना ने जिस तरफ माइकल गया था उधर देखा तो उसे वहां जाते हुए माइकल के कदमों के आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एलना हमेशा से ही जानती थी कि माइकल सिर्फ सुहानी के सामने अच्छे से रहता है, फिर क्रिश के सामने, बाकी सब के सामने वो किसी को कुछ भी नहीं समझता और सबके साथ ही काफी रूड रहता है। ये सब जानते हुए भी एलना को उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था। माइकल को पहले दिन देखने के बाद एलना को उससे प्यार हो गया था। तब से अब तक वो सिर्फ उसका इंतजार ही कर रही थी, लेकिन माइकल ने कभी उसके प्यार की कदर नहीं की, लेकिन एलना फिर भी उसी के इंतजार में रहती थी कि दिन तो वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेगा। कैम्ब्रिज में फिर से सुहानी नींदों में ही कसमकसाने लगी थी। कृष्णा वहीं पर वार्ड में लगे साइड में सोफे पर सो चुकी थी, लेकिन क्रिश अभी भी जग रहा था। क्रिश ने जब सुहानी को नींदों में परेशान होते हुए देखा तो वो उठकर उसके पास चला गया। सुहानी नींद में ही अपने हाथ इधर उधर मार रही थी, जैसे खुद को किसी से छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। क्रिश ने सुहानी की यह हालत देखी तो सुहानी का गाल थपथपाया तो वो अपनी नींद से जाग गई। सुहानी नींदों में अचानक से जागी थी, उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसे हट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नींद से जागते ही वो डिफेंस की पोजीशन से में आ गई। क्रिश ने जब सुहानी को इस तरह डिफेंस के लिए तैयार होते देखा तो उसे सुहानी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इतने वक्त तक वो उसके साथ था, लेकिन फिर भी आज भी उसकी एंजल नींदों में डर रही थी। इंडिया से इतनी दूर यहाँ आने के बाद भी क्रिश सुहानी के अंदर के डर को खत्म नहीं कर पाया था। इंडिया से इतनी दूर यहाँ लंदन में आने का उनका एक मकसद ये भी तो था कि वो सुहानी को एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकेंगे, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सुहानी आज भी नींदों में डर रही थी, जिसे देखकर क्रिश को काफी बुरा लग रहा था। उसने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, एंजल में हूँ क्रिश, डरने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। सुहानी ने जब क्रिश की आवाज सुनी और उसे अपने सामने देखा तो उसकी जान में जान आई और वह रिलैक्स हुई, लेकिन अभी भी सुहानी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुई थी। कुछ था जो उसे अभी भी परेशान कर रहा था। सुहानी ने होश में आने के बाद पहले से ज्यादा परेशान हो से गई थी। उसकी जिद ऐसी थी कि वो अभी इसी वक्त लंदन वापस लौटना चाहती है कियारा के पास। क्रिश ने जब सुना कि सुहानी अभी इसी वक्त वापस जाना चाहती है तो उसे टेंशन होने लगी। डॉक्टर ने अभी तक पूरी तरह से नहीं कहा था कि सुहानी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसे फिजिकल कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मेंटली वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। सुहानी को इस हालत में देखकर तो अब क्रिश को भी लग रहा था कि सुहानी को रियल में एक साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के रूप में कियान से काउंसलिंग लेना सही रहेगा या नहीं है, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाया था। एक और क्रिश ने जो तस्वीर देखी थी वो कुछ और ही कहानी वह कर रही थी, और दूसरी तरफ उसके मॉम और कियारा की कंडीशन दूसरी कहानी बयां कर रही थी। क्रिश नहीं चाहता था कि सुहानी एक बार फिर से पैनिक करे या फिर उसे फिर कोई टेंशन हो, इसलिए सुहानी के कहने पर क्रिश ने उसे वहां से चलने के लिए हाँ कर दी। कियान अभी तक अपने पेशेंट से फ्री नहीं हुआ था। वो उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेशेंट बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रखा था, इसलिए उसे शांत करवा पाना कियान के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। बाकी स्टाफ ने भी उस पेशेंट के आगे हार मान ली थी, इसलिए कियान उसे इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता था, और दूसरी तरफ उसे एक बार सुहानी के चले जाने का भी डर सता रहा था।
इसलिए वो पूरी तरह से अपने सामने की प्रॉब्लम पर फोकस भी नहीं कर पा रहा था। क्रिश ने सुहानी की बात मानकर जल्दी से कृष्णा को जगाया और उसे सुहानी का ख्याल रखने का बोलकर डिस्चार्ज पेपर लेने चला गया। जो डॉक्टर सुहानी को ट्रीट कर रहे थे उन्होंने सुहानी को डिस्चार्ज देने से मना कर दिया था। तब क्रिश ने उन्हें मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर डिस्चार्ज देने के लिए कहा, क्योंकि वो अपनी बहन को अपने घर लेकर जाना चाहता था। क्रिश ने डॉक्टर को यकीन दिलाया कि वो घर जाने के बाद लंदन में ही किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास सुहानी के काउंसलिंग जरूर करवाए, और डॉक्टर चाहे तो वो उसके टाइम पर अपडेट भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। एक पेशेंट के पूरी तरह से ठीक होने से पहले उसे डिस्चार्ज कर देना मेडिकल प्रोफेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन अगर कोई पेशेंट खुद से या फिर अपनी फैमिली के साथ वहां से जाना चाहे तो मेडिकल प्रोफेशन उसे रोक भी नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर ने मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट क्रिश को डिस्चार्ज पेपर रेडी करने के लिए कह दिया। डॉक्टर से परमिशन मिलने के बाद क्रिश वापस सुहानी के वार्ड में आया और सुहानी का सारा सामान लेकर वो कृष्णा के साथ वहां से निकल गया। क्रिश जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलने लगा, चार्ली अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्रिश ने जब चार्ली को अपने सामने देखा तो उसने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जब उसने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे वापस जाना तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। क्रिश की बात सुनकर चार्ली ने सर झुका लिया और कहा, सॉरी सर, बट मैं आपकी ऑर्डर्स नहीं मान सकता। बिग बॉस ने मुझे यह अलाउ किया है कि जब भी मुझे लगे कि आप और आपकी फैमिली को सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं कुछ फैसले ले सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने ही मुझे अलाउ किया है, और इस वक्त आपके ऊपर ज़्यादा खतरा है, इसलिए मुझे आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद होना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। क्रिश ने जब चार्ली का एक्सक्यूज सुना तो उसने चार्ली से कहा, ओके, तुम्हें तुम्हारे बिग बॉस ने इस फैमिली को सुरक्षा करने के लिए कहा है, तो अब मुझे बताओ कि मेरी प्रिंसेस इस फैमिली का हिस्सा है या नहीं। अगर तुम मेरी फैमिली को यहाँ सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट हो तो फिर कियारा की सिक्योरिटी कौन देख रहा है। क्रिश का सीधा सवाल देखकर चार्ली ने कहा, सॉरी सर, बट बेबी को आपके एनिमी नहीं पहचानते, तो उन पर खतरा आपसे कम है, और उसके अलावा सेकंड थिंग, बेबी की सुरक्षा के लिए मैंने अपने लोग वहां पर पहले से तैनात कर रखे हैं। किसी को भी हमारी परमिशन के बिना बेबी की लोकेशन का पता करना काफी मुश्किल है, और किसी ने पता कर भी लिया तो मेरे साथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे लोगों के अलावा माइकल भी बेबी की सुरक्षा के लिए वहीं पर है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बेबी सुरक्षित है। क्रिश ये बात पहले से जानता था कि उसके पापा ने जो सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड करवाई है वो ट्रेंड बॉडीगार्ड, उन्हें अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी आती है। वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ना किसी की जान लेने से पीछे हटेंगे और ना जान देने से। अगर किसी ने अटैक किया तो भी वो लोग डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। क्रिश ये बात तो पहले से जानता था कि चार्ली अगर यहाँ पर है तो भी उसने कियारा की सुरक्षा के लिए अपने लोगों को तैनात कर रखा होगा, लेकिन फिर भी वो एक बार चार्ली से सुनना चाहता था कि कियारा सुरक्षित है। इसलिए चार्ली का क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद क्रिश ने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्रिश ने चार्ली से कहा, ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा, तो तुम अपने लोगों के साथ निकलने की तैयारी करो। मैं एंजल और कृष्णा को लेकर अभी निकल रहा हूँ। क्रिश कार निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, उससे पहले ही चार्ली ने उसे फिर से रोक दिया। चार्ली ने क्रिश को रोकते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आप जाकर भी इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकते। चार्ली की बात सुनकर क्रिश ने कहा, क्यों नहीं जा सकते, क्या प्रॉब्लम है हमारे अभी यहाँ से जाने में। चार्ली ने सर झुकाकर कहा, सर, मुझे आपके इस वक्त यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद नेचर को आपके इस वक्त यहाँ से जाने में प्रॉब्लम है। बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है, आप आधे रास्ते भी नहीं पहुंचेंगे तब तक रास्ते ब्लॉक हो चुके होंगे, और बर्फ से ढके हुए रास्ते पर आपका मैम को लेकर निकलना सही नहीं है, इसलिए मैं भी आपको नहीं जाने दे सकता। चार्ली की बात सुनकर क्रिश को रिलायंस हुआ कि अभी उसका यहाँ से जाना सही नहीं है, और उसने तो कियारा को पैनिक करते हुए देखा तो वो इस और ध्यान देना ही भूल गया था कि यह इंडिया नहीं है। यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन अलग होती हैं, वो किसी भी वक्त कहीं के लिए भी नहीं निकल सकते।
कृष ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सुबह तक हम कहाँ जाएंगे? चार्ली ने कहा, सर यहाँ आसपास कोई रिसोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ही दूरी पर एक कपल रहते हैं। हमने उनसे आउट हाउस एक रात रुकने की परमिशन ली है, आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। चार्ली की बात सुनकर कृष को इस बात का एहसास हुआ कि जाति ने सारी चीजों के प्लानिंग पहले से ही कर लिया। भले ही उसने आज सुहानी को ऐसे पैनिक कंडीशन में देखकर आगे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चार्ली ने सारी व्यवस्था पहले से कर रखी है। क्रिस ने चार्ली से कहा, चलो ठीक है, मैं एंजल और कृष्णा को लेकर आता हूँ। आज रात हम लोग यही रुकेंगे। क्रिश ने सुहानी और कृष्णा को सारी सिचुएशन समझाते हुए वहां रुकने के लिए मना लिया था। सुहानी ने भी आउट हाउस में रुकने के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे उस वक्त कियान से दूर रहना था, इसलिए वो उस जगह से निकलना चाहती थी। और अब वो हॉस्पिटल से बाहर थी तो उसे अब आउट हाउस में रुकने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह भी जानती थी कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ही है। क्लाइमेट कंडीशन की वजह से वह भी तो कितनी बार हॉस्पिटल में रुकी है अपनी रिसर्च और काम के चलते। चार्ली सभी को लेकर आउट हाउस चला गया। वो सभी जब आउट हाउस पहुंचे तो वहां पर उसे आउट हाउस की जो ओनर थे उनकी वाइफ पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। चार्ली ने जाकर उनसे कुछ बात की, उसके बाद उन्होंने उनसे वहां रुकने की परमिशन लेकर चाबियां लेकर आउट हाउस की तरफ आ गया। चार्ली ने ही आउट हाउस में रुकने की परमिशन ली थी, इसलिए बाकी सब लोग उनकी वाइफ से नहीं मिल पाए। वह सब लोग चार्ली के कहने पर पहले ही आउट हाउस आ गए। वैसे भी चार्ली नहीं चाहता था कि क्रिश और उसकी फैमिली से कोई भी बाहर जाए और किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। उनकी आइडेंटिटी का बाहर आना मतलब था कि फिर से उन पर खतरा बढ़ जाना, और इस वक्त वो किसी भी खतरे को माल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उसने सबकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना ही बेहतर समझा। और वैसे भी जो अनार की वाइफ थी उन्हें भी अपने गेस्ट से मिलने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। उन्होंने चार्ली से सारी बात कर ली थी। रात को काफी लेट जब कियांग अपने पेशेंट से फ्री हुआ तब वह सीधा सुहानी के वार्ड की तरफ आ गया। लेकिन जब उसने देखा कि सुहानी का वार्ड तो खाली है तो उसने वहां काम कर रही सिस्टर से पूछा कि वो वार्ड खाली क्यों है, तो सिस्टर ने उसे बताया कि जो पेशेंट थे उन्होंने खुद से ही मेडिकल एडवाइस के खिलाफ जाकर डिस्चार्ज ले लिया और वो यहां से अब जा चुके हैं। सिस्टर ने जब ये बताया कि जो पेशेंट थे उन्होंने मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर डिस्चार्ज लिया है तो कियान समझ गया था कि जरूर सुहानी ही यहाँ से जाना चाहती होगी, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने ये डिस्चार्ज लिया। लेकिन अब कियान की मुश्किलें बढ़ गई थी। उसे सुहानी से मिलना था, उसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था, लेकिन सुहानी जा चुके थे और अब कियान के पास सुहानी से मिलने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। कियांग तो ये भी नहीं पता था कि सुहानी कहाँ रहती है, उसके घर का एड्रेस क्या है, वो यहाँ लंदन में रहती भी है या फिर याद कुछ दिन के लिए आई हुई है। कियान ने हॉस्पिटल में भी सुहानी के एड्रेस और कांटेक्ट न निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने पहले ही सारी रिपोर्ट वहां से हटा ली थी। वो कोई और नहीं चार्ली ही था जिसने सुहानी की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी थी। कियान हॉस्पिटल का डॉक्टर होने के बावजूद भी सुहानी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा था। अपने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी कियान के पास सुहानी के बारे में कोई क्लू नहीं था। कियान आज खुद को काफी लाचार महसूस कर रहा था। सुहानी उसके सामने होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया था। उसे अपनी लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सुहानी यहाँ से जा चुकी थी और उसके साथ ही वो मौका भी जिससे वो सब ठीक करना चाहता था। कियान थक हार कर अपने घर निकल गया। उसके पास अभी घर जाने के अलावा कोई रास्ता था भी नहीं। सारे एफर्ट तो वो लगा चुका था और अब उसे मेंटल और फिजिकल रेस्ट की सख्त जरूरत थी। कियान जब घर पहुंचा तो तारिणी उसका वेट कर रही थी। तारिणी खुद डॉक्टर थी, लेकिन वो इतना वर्कलोड नहीं लेती थी। वो अपनी शिफ्ट खत्म होते ही अपना काम दूसरे स्टाफ को सौंपकर घर आ जाती थी। तारिणी को जगह देखकर कियान ने कुछ नहीं कहा, वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। कियान का इस तरह बिना कुछ कहे जाना उसे अच्छा नहीं लगा। तारिणी कितने ही सालों से कियान के साथ थी, लेकिन कियान उसे अपनी असिस्टेंट से ज्यादा कभी नहीं समझता था।
तारिणी चाहती तो खुद एक डॉक्टर की तरह अपनी जॉब कंटिन्यू कर रख सकती थी, लेकिन यह उसकी चॉइस थी कि वो कियान की असिस्टेंट बनकर उसके साथ काम करे। कियान खुद न्यूरोलॉजिस्ट था, लेकिन वो सर्जरी से ज़्यादा पेशेंट को काउंसलिंग से ठीक करने में बिलीव करता था। इसलिए साइकोलॉजिस्ट की जगह वो उस हॉस्पिटल में अपॉइंटेड था और सर्जरी के केस होने पर ब्रेन की सर्जरी भी करता था। और उसके काम के बीच का बैलेंस बनाकर रखना और उसके काम को शेड्यूल करना, सर्जरी के लिए प्रिपरेशन करना, सब कुछ तारिणी ही संभालती थी। और उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने की वजह से वो उसके साथ ही रहती थी। दुनिया की नज़र में वो कपल थे, लेकिन रियल लाइफ में वो एक नॉर्मल दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। कियान ने कभी भी शादी ना करने का फैसला कर लिया था। कियान सीधा अपने कमरे में चला गया और जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कियान के इस तरह से चले जाना पहले भी बहुत बार हुआ है, इसलिए तारिणी ने कियान को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि जरूर कियान अपनी पिछली जिंदगी को फिर से याद करके अपसेट है। कियान जब जब अपने प्यार को याद करता था तो वो हमेशा ऐसे ही अपसेट हो जाता था। तारिणी जो इतने सालों से कियान को जानती थी, उसे पता था कि कियान आर्यन को इस वक्त अकेले छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि उसे इस वक्त समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए तारिणी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। कियान सीधा अपने कमरे में आ तो गया था, लेकिन कमरे में भी उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो बाहर बालकनी में चला गया। सुहानी आज दिन भर की घटनाओं से काफी परेशान हो चुकी थी। उसकी लाइफ में पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ था, सुहानी उसे इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन वो उसे भूल ही नहीं पा रही थी। कृष्णा जो सुहानी के साथ ही थी वो भी काफी थक गई थी, इसलिए वो गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन सुहानी का दम घुट रहा था। उस कमरे में वो काफी बेचैन हो रखी थी, इसलिए वो टेरेस पर चली गई। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन उस आउट हाउस के टेरेस को कवर किया गया था, इसलिए वहां बर्फ तो नहीं गिर रही थी, लेकिन ठंड काफी ज्यादा थी। सुहानी जब टेरेस पर पहुंची तो उसको वो ठंडी हवाएं काफी अच्छी लग रही थी। वो ठंड उसकी आत्मा को अंदर तक सुकून पहुंचा रही थी, इसलिए सुहानी वही आकर उस ठंड को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी, ताकि उसके अंदर की बेचैनी खत्म हो सके। सुहानी आंख बंद किया, हाथ फैलाए टेरेस पर खड़ी थी और उस बर्फीली ठंडी हवा को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। घुटन तो कियान को भी हो रही थी, इसलिए वो बालकनी में आ गया था। बालकनी में आती ठंडी हवाएं उसे भी काफी हद तक सुकून दे रही थी, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी परेशानी से परेशान था। ये ठंडी हवाएं भी उसके दिल की बेचैनी को खत्म नहीं कर पा रही थी। कियान बालकनी में भी जब परेशान हो गया तो वो वापस अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन वो अपने कमरे में जा पाता उससे पहले उसकी नज़र किसी ऐसी चीज पर पड़ी कि वो वहीं रुक गया। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।